नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ई लर्निंग एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। परिसर अध्ययन भाग 1 पाठ दूसरा पृथ्वी का घूमना। इस पाठ का पहला भाग हमने इसके पहले वीडियो में देखा है। उस वीडियो में हमने परिभ्रमण का अर्थ, पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी के ध्रुव, विषुवत वृत्त, सूर्योदय और सूर्यास्त इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको वो वीडियो फिर से देखना है तो इस वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी जाएगी, उस पर क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हो। आज के वीडियो में हम उसी पाठ का अगला भाग वर्ष, लीप वर्ष, चंद्रमा की कलाएँ, पूर्णिमा और अमावस्या, चांद्रमास और तिथियाँ इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अगर मान लो यहाँ से पृथ्वी का प्रारंभिक स्थान मान लिया जाता है तो पृथ्वी को पूर्ण एक परिक्रमण करने के लिए जो समय लगता है वो 365 दिनों का समय लगता है। पृथ्वी अपने ही चारों ओर घूमते घूमते सूर्य के भी चारों ओर परिक्रमण करती रहती है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूर्ण करने में पृथ्वी को जितनी कालावधि लगती है उसे वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में लगभग 365 दिवस और 6 घंटे होते हैं। अधिवर्ष अर्थात लीप वर्ष प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी माह में एक अतिरिक्त दिवस और मिलाया जाता है। जिस वर्ष फरवरी माह में 28 दिनों के स्थान पर 29 दिन होते हैं और वह वर्ष 365 के स्थान पर 366 दिनों का होता है, इस वर्ष को अधिवर्ष कहते हैं। अगर आपको लीप वर्ष कैसे पहचानना है, ये जानना है, तो आपको जो वर्ष की संख्या है उसको अगर 4 से पूर्ण रूप से भाग जाता है तो समझ लेंगे कि वो लीप वर्ष है। अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? 2020। अगर 2020 को 4 से हम भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा? 0, अर्थात 4 से पूर्ण भाग गया है। तो 2020 ये क्या है? लीप वर्ष है, अर्थात अधिवर्ष है। इस वर्ष में फरवरी माह 28 के जगह पे 29 दिन का होता है। आप अपने घर में कैलेंडर में देख सकते हो 2020 इस वर्ष का फरवरी माह कितने दिन का है, आप अपने घर पे चेक कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अपना जो कैलेंडर है, ग्रेगरियन प्रणाली वाला कैलेंडर जो है, उस ग्रेगरियन कैलेंडर में एक वर्ष को सामान्यतः 365 दिवस मानते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक वर्ष के 6 घंटों को नहीं गिना जाता। इसका यह अर्थ यह हुआ है कि 4 वर्षों में 24 घंटे अथवा एक दिवस कम गिना जाता है। इस एक दिवस की पूर्ति करने के लिए ग्रेगरियन दिनदर्शक के प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी माह में एक अतिरिक्त दिवस और मिलाया जाता है। ये हो गया लीप वर्ष। क्या आप जानते हो पृथ्वी पर दिन तथा रात की कालावधि समान नहीं होती? इसे हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। पृथ्वी का अक्ष झुका होने तथा पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऐसा होता है। 22 मार्च से 23 सितंबर की कालावधि में उत्तरी गोलार्ध में दिनमान अधिक होता है, अर्थात दिन बड़ा होता है। अतः वहाँ अधिक उष्णता होती है, इसलिए इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है।
ठीक इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में रात्रिमान अधिक होता है, अर्थात रात बड़ी होती है। इस कारण इस भाग में उष्णता कम होती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल होता है। 23 सितंबर से 22 मार्च की कालावधि में दक्षिणी गोलार्ध में दिनमान अधिक होता है, इसलिए उष्णता अधिक मिलती है। अतः इस कालावधि में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है। ठीक इसी समय उत्तरी गोलार्ध में रात्रिमान अधिक होता है। इस कारण इस भाग में उष्णता कम मिलती है। फलतः उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल होता है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन तथा रात होते हैं। पृथ्वी के झुके अक्ष और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु चक्र होता है। भारत में मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु ये 3 ऋतु मानी जाती है। हम वर्ष भर में वसंत, ग्रीष्म, शरद, हेमंत तथा शिशिर को भी ऋतुएं मानते हैं। ऐसी 6 ऋतुओं का एक चक्र होता है। हमारे देश में इन ऋतुओं से संबंधित कुछ पर्व तथा उत्सव मनाए जाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है, परंतु ये दोनों परिक्रमण कक्षाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। अतः सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी सदैव एक ही सीधी रेखा में होंगे ऐसा नहीं होता। हमें पृथ्वी से चंद्रमा के पृष्ठभाग का पृथ्वी की ओर का केवल आधा भाग दिखाई देता है, अर्थात पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखता है। चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण वह पृथ्वी से हमें दिखता है। पूर्णिमा की रात में हमें चंद्रमा का पृथ्वी की ओर वाला पूरा भाग दिखता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा का कोई भाग हमें नहीं दिखता। पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का पृथ्वी से दिखने वाला भाग, प्रकाशित भाग क्रमशः घटता जाता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक वह पुनः क्रमशः बढ़ता जाता है। इसे ही हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का पृथ्वी से दिखने वाला प्रकाशित भाग क्रमशः घटता जाता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक वह पुनः क्रमशः बढ़ता जाता है। इसे ही हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक की 15 दिनों की कलाएं तुमने देखी है। अमावस्या से पूर्णिमा की स्थिति में आने के लिए चंद्रमा को 14 से 15 दिन लगते हैं। इस पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा का पृथ्वी की ओर का प्रकाशित भाग क्रमशः घटने लगता है और 14 से 15 दिनों के बाद पुनः अमावस्या आती है। इस पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चंद्रमा का धीरे धीरे प्रकाशित भाग बड़ा होते जा रहा है। इसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। और पूर्णिमा से माने पूर्ण गोल चंद्रमा से लेकर धीरे धीरे प्रकाशित भाग कम होते जा रहा है। ये जो पखवाड़ा है इसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। एक अमावस्या से अगली अमावस्या की कालावधि लगभग 28 से 30 दिनों की होती है। इस कालावधि को चांद्रमास कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक
अथवा पूर्णिमा से अमावस्या तक के प्रत्येक दिन को चांद्रमास की तिथि कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि किस प्रकार अमावस्या से पूर्णिमा तक किस प्रकार चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और पूर्णिमा से अमावस्या तक किस प्रकार चंद्रमा धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है। हमने अभी देखा कि अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो 14 से 15 दिन का पखवाड़ा है उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं और पूर्णिमा से अमावस्या तक का पखवाड़ा है उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों मिलाकर जितना कालावधि होता है उसे हम चांद्रमास यानी एक मास एक महीना कहते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी के झुके हुए अक्ष के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिक्रमण के कारण हमें चंद्रमा की कलाएं दिखाई देती है। एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक की कालावधि को चांद्रमास कहते हैं। चांद्रमास लगभग 28 से 30 दिनों का होता है। पूर्णिमा को समाप्त होने वाले चांद्रमास के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। इसी प्रकार अमावस्या के साथ समाप्त होने वाले पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। चांद्रमास के दिनों को तिथि कहते हैं।